नमस्कार, ऋषि न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने कहा कि संघ के स्वयंसेवकों ने कभी कटुता नहीं दिखाई, चाहे प्रतिबंध लगे या साजिश हुई हो। उन्होंने इस मौके पर आरएसएस के योगदान को दर्शाने वाला स्मारक, डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवक जो लगातार देश सेवा में जुटे हैं, समाज को सशक्त कर रहे हैं, इसकी भी झलक इस डाक टिकट में है। मैं इसके लिए देश को बधाई देता हूं। वहीं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पर कहा, आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। जब देश दुनिया में कभी भी विपत्ति आती है तो आरएसएस लोगों की सेवा के लिए खड़ा होता है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि आरएसएस बिना पंजीयन वाली संस्थान है, देश के नियमों को नहीं मानता है और आजादी में भी आरएसएस का कोई योगदान नहीं है। वहीं इसके इतर राजनीति के इतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रदेश में बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। संगठन राज्य भर में 2000 स्थानों पर हिंदू सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य समाज को एकजुट करना और युवाओं को, खासकर जेनजी को हिंदुत्व के साथ जोड़ना है। इसके लिए विशेष युवा सम्मेलन आयोजित होंगे। आरएसएस का कहना है कि वो सीधे 50 लाख घरों तक पहुंचेंगे और घर घर संपर्क करेंगे। इस दौरान स्वयंसेवक लोगों को संगठन की विचारधारा और गतिविधियों से अवगत कराएंगे। अभियान की शक्ति दिखाने के स्वयंसेवकों का पथ संचलन भी होगा, जो संगठन की एकता और अनुशासन का परिचय देगा। यह कार्यक्रम आने वाले चुनावी माहौल और सामाजिक समरसता की दिशा में एक अहम कदम हो सकता है। इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। शाखा का मैदान एक ऐसी प्रेरणा भूमि है जहां से स्वयंसेवक की अहम से वयम की यात्रा शुरू होती है। संघ की शाखाएं व्यक्ति निर्माण की यज्ञ वेदी है। इन शाखाओं में व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। स्वयंसेवकों के मन में राष्ट्र सेवा का भाव और साहस दिन प्रतिदिन पनपता रहता है। आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्थान है और देश दुनिया में कहीं भी विपत्ति आती है तो बिना निमंत्रण के बुलावे हमारे स्वयंसेवक वहाँ पर खड़े होते हैं और समय समय पर अनेकों लोगों ने आरएसएस की सराहना। आरएसएस आज अपनी 100 साल पूरा होने का जश्न मना रही है और भाजपा का पितृ संगठन आरएसएस है जो केंद्र में सरकार में है और मोदी सरकार ने आरएसएस का गुणगान करने के लिए, बखान करने के लिए जो भारत सरकार का जो सिक्का आरएसएस की उपलब्धियों में जारी किया है, ये समझ से परे है। वो आरएसएस जो भारत के संविधान को सम्मान नहीं करती, भारत सरकार के नियमों का पालन नहीं करती है। आज भी आरएसएस का भारत सरकार के पास कोई पंजीयन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। आरएसएस किस प्रकार की संगठन है, कहाँ से उसको पैसा मिलता है, पैसे का क्या उपयोग करते हैं, उसके कौन कौन सदस्य हैं, उसकी ऑडिट नहीं होती। ये सारी जानकारी भारत सरकार को होनी चाहिए ना। राष्ट्रीयता को लेकर और राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण को लेकर और देश को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए एकमात्र संस्था पूरे देश में है जो देश के लिए, देश की मिट्टी के लिए, देश के चरित्र के लिए और देश की एकात्मता के लिए काम करती है। उसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये ऐतिहासिक समय है, ऐतिहासिक दिन है कि कोई संस्था निर्बाध रूप से बहुत सारी कठिन परिस्थितियों के बाद भी 100 साल पूरा करे और करोड़ों की संख्या में उनके साथ में लोग जुड़ें। चलिए, इस खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया था। हमारे साथ हैं भाजपा प्रवक्ता वात्सल्य मूर्ति जी, कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ साहू जी और संघ समर्थक प्रभात मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले प्रभात जी, देखिए आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि राजनीति में जाऊंगा मैं कि क्या कांग्रेस कह रही है, क्या बीजेपी कह रही है, लेकिन 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आप संघ समर्थक हैं, कैसे आप देखते हैं? क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि कांग्रेस आरएसएस को लेकर आरोप लगाती रहती है, लेकिन जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाक टिकट जारी किया,
सिक्का भी जारी किया और उनके योगदान को लेकर भी कहा, देश को बधाई भी दी। कैसे आप देखते हैं जर्नी को, कैसे देखते हो, खासकर छत्तीसगढ़ के अगर परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें, क्योंकि जितना मुझे याद है कि 1929 में संघ की शुरुआत रायपुर से हुई थी छत्तीसगढ़ में, तो कैसे आप देखते हैं यहाँ पर कैसे इसकी जो शुरुआत हुई, फिर कैसे लगातार ये संघ बढ़ता गया और आज प्रदेश में आरएसएस की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये हम सभी कहना चाहिए, हमारे लिए तो ये गौरवशाली क्षण है ही, और साथ ही साथ समाज जीवन में जो भी लोग अपने इस राष्ट्र के लिए जो भी उनके द्वारा जो भी कार्य उनको समझ में आ रहा है कि हम इससे हमारे इस कार्य से राष्ट्र का कल्याण होगा, राष्ट्र की चतुर्दिक उन्नति होगी, सर्वांगीण विकास होगा, उन सभी के लिए ये सब गौरव का क्षण है। और आपने जिस प्रकार से रायपुर की बात कही, 1929 में उस समय आद्य सरसंचालक जो संघ के हमारे संस्थापक हैं डॉक्टर केशव बलिराम पंत, डॉक्टर हेडगेवार, उनका आगमन हुआ था और वो यहाँ रायपुर भी आए थे। और यहाँ पे उसके पश्चात संघ का जो कार्य है, दिन दुनी रात चौगुनी आगे बढ़ा, नित्य नूतन प्रयोग हुए। 1952 में उन वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना हुई जसपुर में, और विविध प्रकार के जो आयाम हैं, अनुसांगिक संगठन है, गतिविधि है, जागरण के कार्य हैं, ये बहुत सारे कार्य जो हैं हमारे छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुए। वस्तुतः आज के दिवस मैं एक जो बात है वो ये कहना चाहूंगा कि संघ का जो पूरा जो उद्देश्य है वो व्यक्ति निर्माण का तो है ही, व्यक्ति निर्माण से हमें राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ना है और समाज में परिवर्तन ला करके क्रमिक रूप से हमें व्यवस्था परिवर्तन की ओर बढ़ना है। इसमें एक बात जो हम फोकस करना चाहते हैं और फोकस करते हैं अपने गतिविधि के माध्यम से, अपने शाखा के संस्कार के माध्यम से, वो ये है कि व्यक्ति में जो है व्यक्ति में राष्ट्रीय चेतना और साथ ही साथ राष्ट्र में सांस्कृतिक चेतना, ये हमारा जो है लक्ष्य है और हम इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस भाव को हमारे संघ के संस्थापक ने अपने 8 वर्ष की अवस्था से उन्होंने समझ लिया था, वो 1897 में, और जब वो 11 वर्ष की अवस्था में थे, जब एडवर्ड सप्तम का आना हुआ था 1901 में, तब भी उन्होंने उसका पूरा प्रतिरोध किया था। उन्होंने अपने जीवन में अपनी गतिविधि के माध्यम से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया था कि हमारे जीवन जो उपनिवेशवाद जो थोपा गया है, उपनिवेशवाद जो शक्तियां हैं, उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा जो चिंतन है वो व्यक्ति में राष्ट्रीय चेतना एवं राष्ट्र में सांस्कृतिक चेतना उत्पन्न करने का साधन है और ये साधन बनेगा संघ की शाखा। तो उन्होंने संघ की शाखा के माध्यम से, जिसके कल 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उन्होंने इस भाव को जगाया और इस भाव को लेकर के संपूर्ण देश में प्रचारक भेजे गए और उन प्रचारकों ने अपनी तपस्या से, अपनी योग्यता से, ठीक है, बिल्कुल। इसलिए मुझे लगता है कि 100 साल यहाँ पर संघ के पूरे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से बातें आप बता रहे हैं, कांग्रेस के नेता इससे ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते। कांग्रेस के नेता तो ये भी कहते हैं, हालांकि ये सवाल मेरा सौरभ साहू से, जो कि अभी आपने सुना होगा। सौरभ साहब जी, देखिए, प्रभात जी बता रहे थे किस तरह से शुरुआत हुई और किस तरह से लगातार प्रदेश में जो आरएसएस की गतिविधियां बढ़ती गई और आरएसएस लगातार लोगों के बीच तक बढ़ता गया। लेकिन आप लोग के नेता कह रहे हैं, रंजीत सिंह ठाकुर कह रहे हैं कि बिना पंजीयन की संस्था है, सरकार के नियम नहीं मानती है, और ये भी कह रहे हैं कि आज़ादी में कोई योगदान नहीं था। लेकिन अगर आप देखेंगे, बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं संघ से जरूर जुड़े हुए, इसमें कोई शक नहीं है। फिर आप कहते हैं कि नियम भी नहीं मानते हैं, तो उल्लंघन भी तो क्या किया है? आप जो नियम की बात कर रहे हैं, ऐसा कौन सा उल्लंघन है जो कि आप लोग की जब सरकार थी, कोशिश की गई इस पर बैन लगाने की और बैन भी लगा, लेकिन कुछ समय बाद हट गया। लेकिन तमाम तरह के हम देखते हैं, राहुल गांधी आरएसएस पर आरोप लगाते रहते, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, आप भी जानते हैं कि अगर बीजेपी आज इस मजबूत स्थिति में पहुंची कि तीसरी बार सरकार एनडीए की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो इसमें संघ का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और कहीं ना कहीं आप लोग भी कहते हैं कि सरकार कौन चला रहा था, इस तरह के आप आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन संघ खुद कहता है हम एक सांस्कृतिक है। अगर कभी हमसे कांग्रेस भी मदद मांगेगी तो हम जरूर करेंगे, लेकिन राष्ट्र निर्माण की वो बात करते हैं, जो भी राष्ट्र निर्माण की बात करके पार्टी आएगा हम सबकी मदद करेंगे। फिर भी आप लोग आरोप लगाते हैं। देखिए भागीरथी जी, आपने तो सारी बातें मेरी कही दी कि जिस तरीके नहीं, मैंने कही, लेकिन सवाल भी है। ये मेरा जो जवाब है, आप इसको जवाब मत सोचिए, ये मेरा सवाल है। तथ्य है कि हम तो कह रहे हैं
कि हम ये भी बात कहते हैं कि आजादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं, और नहीं, ये आप मैंने कहा कि ये आपके नेता कह रहे हैं, ये मेरा वक्तव्य नहीं है ना मेरा स्टेटमेंट है, ये आपके नेता कह रहे हैं, मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आपके नेता इस तरह की बातें करते हैं। तो ये कह ही रहा हूँ, ये सारी बातों को मैं रिपीट करूंगा भी नहीं, ये बात हम कहते हैं और निश्चित रूप से कहते हैं क्योंकि हमारे पास उसके तथ्य हैं। आपने भी कहा कि बैन लगा, निश्चित रूप से इस पर बैन लगा और ये संविधान को नहीं मानते, ये भी बात उतनी ही सत्य है। नहीं, लेकिन ये भी सत्य, इंदिरा गांधी ने इनवाइट भी किया था, तो अपने मुख्यालय परेड में इनवाइट भी किया था। क्या, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये संविधान को भी नहीं मानते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का भी इन्होंने विरोध किया है, राष्ट्रीय ध्वज के 3 जो रंग है उसको इन्हीं के जो प्रमुख नेता हैं, जो संघ संचालक हैं, वो अशुभ मानते हैं। ऐसी सारी बातें इतिहास उठा करके देख लीजिए भागीरथ जी की है। इसी वजह से हम बिना तथ्य के तो बात कर नहीं रहे। लेकिन सौरभ जी, अभी अक्टूबर चल रहा है, अभी 15 अगस्त भी आपने देखा है, सरसंघचालक खुद तिरंगा फहरा रहे थे, 1925 में तिरंगा फहरा रहे थे, आरएसएस के कई कार्यकर्ता तिरंगा फहरा रहे थे, फिर आप लोग अभी भी यही बात कहते हैं कि तिरंगे का अपमान करते हैं, तिरंगे को नहीं मानते। अभी तो आपने देखा 15 अगस्त में जो सरसंघचालक है वो तिरंगा फहरा रहे थे। आप 1925 में संघ का गठन हो गया, आप ही कह रहे हैं, और लेकिन इन्होंने जो मुख्यालय पे तिरंगा झंडा जब फहराया 3 युवकों ने, 2001 की बात होती है ये, तो वहां पर ये तीनों युवकों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज करवाते हैं, जो 2013 में जाकर के बरी होते हैं। तो आप इन बातों को भी इग्नोर नहीं कर सकते भागीरथ जी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये संविधान को मानते नहीं है, और हमारे नेता जो कहते हैं बहुत सही कहते हैं, लगातार ये अंग्रेजों का सहयोग करते रहे। आजादी की लड़ाई के समय भी इनका कोई योगदान नहीं, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देख लीजिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को देख लीजिए, कहीं ना कहीं अंग्रेजों के ही सहयोगी रहे हैं। जब आपका ये देखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने भी जब आजाद हिंद फोर्स का गठन किया, फौज का गठन किया, तो उसके खिलाफ ही अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के लिए जो भारतीय जवान हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे थे। तो ये कहां से देश के समर्थन में कहां से कार्य कर रहे थे? निश्चित रूप से ये देश विरोधी थे और देश के विरोध में काम कर रहे थे। और जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री जी ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर सिक्का जारी कर दिया, डाक टिकट जारी कर दिया, तो ये चरण वंदन का तरीका है। मुझे लगता है आपने खुद कहा कि बीजेपी के जो सारे नेता है वो कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़ करके ही आते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर कोई एक जिम्मेदार संस्था होती है देश में तो क्यों उसका पंजीयन नहीं कराया जाना चाहिए? और अगर इतनी, चलिए आपके तमाम आरोपों पे जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, ठीक है, वात्सल्य जी जवाब दीजिए। देखिए, तमाम शताब्दी समारोह तो बन रहे हैं, डाक टिकट भी जारी हो गया है, सिक्का भी जारी हो गया है, तारीफ भी बहुत हो रही है, लेकिन कांग्रेस लगातार आरएसएस को घिरती रहती है। अगर बीजेपी पर आरोप लगाना होता है तो आरएसएस के ऊपर आरोप जरूर लगता है। देखिए, माननीय सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर आपको संघ को जानना है तो कोई किताब मत पढ़िए, कोई टीवी डिबेट मत सुनिए, कोई भाषण मत सुनिए, आप सिर्फ और सिर्फ 10 दिन संघ की किसी भी, आपके मोहल्ले की किसी भी शाखा में चले जाइए, आप तब संघ को सही रूप में जान पाएंगे। और देखिए, मैं सौरभ जी को कहना चाहूंगा, 1925 में एक संस्था, छोटी एक शाखा से जिस संस्था की शुरुआत होती है और 100 साल निष्कलंक वो संस्था 80,000 से ज्यादा शाखाएं नियमित शाखाओं में तब्दील होती है। दुनिया के 40,000 देशों में संघ की शाखाएं लगती है, करोड़ों इसके स्वयं सेवक हैं। तो कुछ तो बात होगी उस संस्था में, अगर वो संस्था इतना ही खराब काम कर रही है। देखिए भागीरथ जी, दुनिया की अगर मैं सारी संस्थाओं की बात करूं जिसकी उम्र 100 साल से अधिक है, तो आप अपनी इन 10 उंगलियों में उन संस्थाओं को गिन सकते हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक संस्था है। कोई भी संस्था जिसका फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है, जो विभाजनकारी संस्था है, जो कड़वाहट घोलती है, वो 100 साल कंप्लीट करके इतने तेजी से बढ़ रही है, ऐसा असंभव है। और मैं आपको बताऊं, जिस शाखा में नियमित रूप से मैं जाता हूं, उस शाखा में तो खुद कांग्रेसी, बहुत सारे कांग्रेस के सीनियर कार्यकर्ता भी आते हैं। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो। मैं आपको बताऊं, महात्मा गांधी जी 1932 में संघ की एक शाखा में गए थे और महात्मा गांधी का ये उल्लेख है, ये उनका स्टेटमेंट है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संस्था है जहां मुझे कोई कास्ट सिस्टम नहीं दिखा, जहां पूरी समानता है। 1932 में ही बाबा भीमराव अंबेडकर भी संघ की शाखा में जाते हैं और उनका ये स्टेटमेंट है
इन्वर्टेड कॉलम्स की मुझे भारत में एकमात्र ऐसी जगह दिखी है पहली बार जहां कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, जहां कोई छुआछूत नहीं है। अब जवाहरलाल नेहरू जी ने आपने खुद बताया परेड, ऐसा ममता बनर्जी खुद ने 1990 में संघ की तारीफ की थी जब वो राजनीति में नई आई थी। तो संघ ऐसी संस्था है, सिर्फ सौरभ जी या कुछ कांग्रेसियों के, मैं कह रहा हूं कुछ कांग्रेसियों के कहने से, क्योंकि ज्यादातर कांग्रेसी भी आज संघ की शाखा में आते हैं। जो भी हिंदू धर्म और भारत से प्यार करता है वही तो संघ की विचारधारा है। संघ की कुछ अलग विचारधारा नहीं है भारत से। संघ कहता है, जैसा प्रभात जी ने बताया, कि अगर आपको राष्ट्र का निर्माण करना है तो पहले व्यक्ति का निर्माण करना होगा, व्यक्ति से कुटुंब का निर्माण होगा, कुटुंब से समाज और फिर समाज से फिर राष्ट्र का निर्माण होगा। इतनी खूबसूरत विचारधारा जहां किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती भागीरथ जी, संघ की शाखा में सिर्फ और सिर्फ भगवा ध्वज की पूजा होती है। संघ की शाखा में भारत के सभी गुरुओं के, ऋषि मुनियों के नाम लिए जाते हैं, पेड़ पौधों नदियों के नाम लिए जाते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के जितने भी प्रबुद्ध जन है, हर किसी के नाम लेकर रोज उनकी वंदना की जाती है। उसके बाद संघ की शाखा चालू होती है। तो संघ इतना आसान नहीं है। आप पहले संघ की शाखा तो जाइए, तब आप संघ को समझ पाएंगे। तो आरोप लगाना बहुत आसान है। आप इनवाइट कर रहे हैं सौरभ जी, कभी ट्राई करेंगे तक जीवित नहीं रह सकती सौरभ जी, अगर वो या कभी आप गए हैं या कभी आप गए हैं संघ की शाखा में? क्योंकि जिस तरह से वत्सल जी कह रहे हैं कि जो बहुत सारे कांग्रेसी वो भी संघ की शाखा में जाते हैं, क्या आप कभी गए या कभी आप जाने की कोशिश करेंगे या कभी आप जाएंगे, कभी आप का मन है? संक्षेप में दीजिएगा। देखिए, अभी अगर मैं संघ की विचारधारा से सहमत होता तो निश्चित ही नहीं, डिटेल में तो मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि मैं अभी प्रभात जी के पास जाऊंगा। बस मुझे बताइए, क्या कभी आप गए या कभी जाएंगे आप? बस इसका जवाब दीजिए। अभी तक तो कभी जाने का मौका मिला नहीं है मुझे, और अभी ऐसा कोई विचार भी नहीं है भागीरथ जी। चलिए ठीक है। प्रभात जी देखिए, जिस तरह से अभी सौरभ जी वत्सल जी कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता है जो संघ जाते हैं और जो संघ के समर्थक भी रहे हैं, और आप लोग भी कहते हैं कि अगर कभी कांग्रेस अगर हमसे कोई मदद मांगनी आएगी राष्ट्र निर्माण में तो हम बिल्कुल मदद करेंगे। और आप लोग ये भी कहते हैं कि हम एक सांस्कृतिक संगठन है, राजनीति से हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन आप माने या ना माने, सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संघ के प्रचारक रहे हैं बहुत लंबे समय तक, आज प्रधानमंत्री हैं। ऐसे बहुत सारे जो संघ के प्रचारक रहे हैं, संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, वो मुख्यमंत्री भी हैं। तो आप माने चाहे नहीं माने, देश की राजनीति में संघ का अहम योगदान है। और ऐसा भी कहा जाता है कि देश की राजनीति की दिशा, खासकर बीजेपी की दिशा, वो संघ ही तय करता है। फिर खुलकर आप लोग यूं क्यों नहीं मानते कि हाँ, हम हस्तक्षेप करते हैं राजनीति में? प्रभात जी। इस प्रश्न का उत्तर तो भाई मैं चाहूंगा कि अब जैसा आपने कहा, पूछा, मैं ये जहां तक जानता हूं कि संघ से अनुप्राणित होकर के कार्य करने वाले समाज जीवन में लगभग 32 संगठन हैं, और इसके कई संगठन हैं, लेकिन 32 संगठन ऐसे हैं जो संघ से अनुप्राणित होकर कार्य कर रहे हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी एक है जो राजनीति के क्षेत्र में कार्य कर रही है, और मजदूर के क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ काम कर रहा है, वनवासी क्षेत्र में वनवासी कल्याण संघ कर रहा है। जैसे साहित्य परिषद का काम का दायित्व मुझे भी, तो मैं साहित्य की सेवा कर रहा हूँ साहित्य परिषद के माध्यम से। तो ऐसे अन्य विषय जो समाज जीवन में बहुत आवश्यक हैं, समाज जीवन में रचनात्मक दिशा जिनके लिए आवश्यक है, जिससे समाज को, राष्ट्र को एक कहना चाहिए एक ऐसी दिशा जिसकी सही। ठीक है, मेरे पास समय कम है, लेकिन एक अहम सवाल भी आपसे कर लेता हूं, क्योंकि मैंने जो सवाल किया उसका आपने जवाब दे दिया। एक अहम सवाल, जेनजी हम देखते हैं, चाहे बांग्लादेश की बात कर लें, नेपाल की बात कर लें, यहाँ पर जेनजी का जिस तरह से एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, उसके बाद सरकार यहाँ पर पलट गई। तो क्या इसको संघ समझता है? इसलिए अभी हम जो देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जेनजी को जोड़ने के लिए एक अहम इसमें प्रयास किया जाएगा। 2000 से ज्यादा स्थानों पर हिंदू सम्मेलन किए जाएंगे, 50 लाख से ज्यादा घरों तक पहुंचेंगे आप लोग। और जेनजी को लेकर हमने देखा स्पष्ट यहाँ पर, इसको लेकर क्या कोई यहाँ पर एक दिशा निर्देश जारी किए गए या फिर एक कार्य योजना तैयार की गई ताकि जेनजी को, युवाओं को और ज्यादा जोड़ा जाएगा संघ से? देखिए, ये तो बहुत विशद चर्चा का विषय है, क्योंकि जैन जी संक्षेप में, क्योंकि समय नहीं है, अरब स्त्री इससे कोई हमारा लेना देना नहीं है ना, इससे हम प्रभावित हैं। हमारा तो संघ का शताब्दी वर्ष और पंच परिवर्तन का कार्यक्रम जो है बहुत पहले से निर्धारित था, और हम उससे अनुप्राणित होकर के बहुत सारे कार्य जो है हम कर रहे हैं समाज जीवन को कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए। जैन जी तो एक प्रकार का एक कॉन्स्पिरेंसी है और एक
ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कहीं ना कहीं एक वेस्टर्न माइंडसेट से या कहना कि ये उसका कतर से जो संबंध है ना, मैं कतर कैसे नाम ले रहा हूँ कि उसमें कतर का कहीं ना कहीं लिंक दिख रहा है, तो वो एक बहुत विशद चर्चा हो जाएगी। मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है इस पर हम कभी और डिटेल में जरूर चर्चा करेंगे। आज समय भी कम है। ठीक है, समय भी कम है। ठीक है, सौरभ साहू जी, देखिए जिस तरह से, हालांकि उस वक्त मैंने पूछा कि अभी तक तो कभी आप गए नहीं है लेकिन जाना चाहेंगे, लेकिन खुद बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा है कि बहुत सारे ऐसे जो नेता हैं जो संघ के समर्थक हैं, और संघ भी कहता है, मैंने देखा है, मैंने कई बार सुना है सरसंघ चालक को, वो कहते हैं अगर कांग्रेस भी हमारे पास मदद मांगने आएगी तो हम बिल्कुल मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो क्या आपको लगता नहीं कि जो ऐसे संगठन जिसको 100 साल पूरे हो गए और बहुत लंबे समय से काम कर रही है, और जिस तरह से आप कहते हैं तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, फिर ये तो बीजेपी भी कहती है ना कि आपकी जो कांग्रेस है, कांग्रेस को जो संस्थापक थे उसमें एक अंग्रेज थे ना, उसमें संस्थापक एक अंग्रेज थे ना, लेकिन जो देश के लिए काम कर रहा है तो मुझे लगता है कि सबको उसके साथ आना चाहिए। और अगर आरएसएस कहती है कि अगर कोई अच्छा प्रस्ताव लेकर अगर कांग्रेस भी आएगी तो हम उनका समर्थन करेंगे, बजाय बस वो राष्ट्र निर्माण की बात होनी चाहिए। तो फिर कभी कोई प्रयास आरएसएस ने कभी किया? हालांकि एक बार हुआ है, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, इसलिए उनको परेड में भी उनका आमंत्रित किया गया था, तार भी की गई थी। तो क्या कभी कोई ऐसा प्रयास अभी छत्तीसगढ़ की अगर बात कर लें स्पेशल? देखिए भागीरथ जी, मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी को अभी इस तरीके की किसी सहयोग की जरूरत है कि आरएसएस के पास जाना पड़े। जैसे आपने भी अपने वक्तव्य में कहा कि आरएसएस क्यों नहीं मान लेती कि वो राजनीति में डायरेक्ट इंटरफेयर रखती है, और उनकी एक संस्था है बीजेपी के माध्यम से वो करती है ये काम को, क्योंकि ये जग जाहिर है कि आरएसएस कहीं ना कहीं खुल करके पॉलिटिक्स में बीजेपी के माध्यम से तो इन्वॉल्व है, चाहे वो कितना भी क्लेम कर ले कि वो सिर्फ और सिर्फ एक सांस्कृतिक संस्था है और देश निर्माण के दिशा में वो काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आरएसएस सिर्फ सांस्कृतिक संस्था है या सामाजिक सेवी संस्था है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक संस्था ज्यादा है और उस तरीके से ही अपने कार्य को कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। तो ठीक है, हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, हर किसी का अधिकार है, अगर कोई राजनीति में आना चाहे, राजनीति में हस्तक्षेप करे, हर कोई कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई गैर कानूनी नहीं है। ठीक है, समय मेरे पास कम है, एक लास्ट कमेंट ले लेता हूं मैं। वात्सल्य जी, देखिए जिस तरह से हमने देखा है कि आरएसएस लगातार छत्तीसगढ़ में बहुत सारा अभियान चलाती रहती है, तो क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलता है, आप ये मानते हैं? देखिए, आरएसएस सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति और व्यक्तित्व विकास की संस्था है। उनके अपने वो अपनी विचारधारा पर बिल्कुल अग्रसर है। हाँ, कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी की जब आप बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा में क्योंकि बहुत बड़ा एक ओवरलैपिंग है भारतीय, तो इसीलिए आप बिल्कुल कह सकते हैं कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति अगर संघ से प्रेरणा लेता है और अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपना प्रेरणा स्रोत मानता है तो बिल्कुल उसे फायदा मिलेगा ही मिलेगा। ये कांग्रेस को भी मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को, मुझे और भागीरथ जी आपको भी मिलेगा, मगर डायरेक्टली अगर आप भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस से जोड़ देंगे तो ये गलत है। ठीक है, चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, वात्सल्य जी, सौरभ साहू जी, प्रभात मिश्र जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से संघ का अब शतक, यहाँ पर शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, डाक टिकट भी जारी किए गए, सिक्का भी जारी किया गया, और छत्तीसगढ़ में एक बड़ा अभियान भी शुरू किया जा रहा है। देखना होगा आने वाले दिनों में इसका राजनीतिक फायदा किस तरह से मिलता है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है, बीजेपी को इसका फायदा मिलता ही है, लेकिन कांग्रेस लगातार आरएसएस के ऊपर आरोप लगाती रहती है। लेकिन अब देखना होगा शताब्दी वर्ष के बाद आरएसएस और छत्तीसगढ़ में किस तरह से अपने और पैर पसारता है, और इसका कितना राजनीति में यहाँ पर हिस्सेदारी, फायदा मिलता है बीजेपी को, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशिया न्यूज़।